हेलो दोस्तों, तो आज डेट है 11 जनवरी 2022। डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। हैदराबाद में जो हमारी 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ई गवर्नेंस पर, उससे रिलेटेड है हमारा पहला आर्टिकल। उसके अलावा हैदराबाद डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया जो कि ई गवर्नेंस पर आधारित था। तो हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें हैदराबाद डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है ई गवर्नेंस पर। ये जो 24th ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो जितेंद्र सिंह ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, आपको पता ही है, जितेंद्र सिंह। इनके द्वारा ये 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया गया है। उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, ये भी हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है, जिसको हमने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी पढ़ा है। तो देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलकर 24th कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है ई गवर्नेंस पर। तो 24th कॉन्फ्रेंस हुई है ई गवर्नेंस पर, 7 से 8 फरवरी तक चली है हैदराबाद में। तो आप याद रखिएगा, 24th ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? हैदराबाद में। थीम क्या रहा है? तो थीम रहा है इंडियाज टेकेड। क्या रहा है? इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। याद रखिएगा, इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो ये ई गवर्नेंस पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसके साथ साथ नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 की भी घोषणा कर दी गई। तो सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सभी को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दे दिए गए। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो 2021 में दिए गए हैं, ये इनॉग्रल सेशन था, यानी पहली बार दिए गए हैं। 26 अवार्ड दिए गए हैं 6 कैटेगरीज में। कितनी? 6 कैटेगरीज में 26 अवार्ड दिए गए हैं। ये जो 26 अवार्ड रहे हैं, इसमें से गोल्ड कितने रहे हैं? 12, यानी 12 गोल्ड रहे हैं, 13 सिल्वर रहे हैं और एक ज्यूरी अवार्ड रहा है। इस ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान हैदराबाद डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया गया है अनएनिमसली, यानी सार्वजनिक रूप से सभी ने अडॉप्ट कर लिया। ये जो तेलंगाना है, इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। इवन इसने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया था। तो मेरे ख्याल से जो ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है, ये भी एक रीजन की 24th एडिशन वहाँ पे हुआ। देखिए, जो गवर्नेंस सर्विस है उसको डिजिटल रूप में डिज़ाइन करना, ये प्राइमरी एस्पेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो 24th कॉन्फ्रेंस हुई है ई गवर्नेंस पे, कहाँ पे? हैदराबाद में। 23rd कहाँ हुई थी? 2020 में मुंबई में हुई थी, याद रखिएगा। इंडिया में ई गवर्नेंस की शुरुआत तब होती है जब 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना होती है, और ये ई गवर्नेंस की फील्ड में पहला स्टेप होता है, याद रखिएगा। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? ई क्रांति नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 को अडॉप्ट कर लिया। क्या? ई क्रांति नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 को अडॉप्ट कर लिया। उस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, ये विजन लॉन्च किया गया था। देखिए, अगर बात करें तो बैकग्राउंड में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अलावा माई जीओवी, प्रगति पोर्टल, दर्पण, कॉमन सर्विस सेंटर, ये अपने आप काम कर रहे हैं। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में इंडिया की रैंक थी 96, लेकिन 2020 में जारी हुआ, क्योंकि 2 साल में जारी होता है आपका यूनाइटेड नेशन ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स। 2020 में इंडिया की रैंक हो गई 100, यानी 4 प्लेसेस का इंडिया को नुकसान हुआ ये ई गवर्नेंस इंडेक्स में। लेकिन उस समय कोविड चल रहा था, तो इंडिया ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। बाकी आप दे सकते हैं, ई गवर्नेंस जो है क्रिटिकल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का विजन है, उसके लिए ई गवर्नेंस जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, जनरल इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं आपके। कहाँ का? ये 5 स्टेट हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कहाँ कहाँ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और मॉडल कोड कंडक्ट। देख लेते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उनका डिक्लेरेशन कर दिया गया। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में सिर्फ पंजाब ऐसा है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वरना बाकी सब बीजेपी की। 7 फेजेज में जो है ये चुनाव होने हैं 2022 के। बाकी ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। देखिए, इंडिया में जो है विधानसभा चुनाव के अलावा और 4 इलेक्शन होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट इलेक्शन हो। ये सभी जो है किसके द्वारा किए जाते हैं? आपके इलेक्शन कमीशन द्वारा। अच्छा, जो हमारा
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का भी चुनाव करता है, राज्यसभा लोकसभा का भी चुनाव करता है, राज्यों की विधानसभा का भी चुनाव करता है और केंद्र का तो चुनाव करता ही, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वही एक संवैधानिक पद है, याद रखिएगा। 6 वर्ष की एज या फिर 65 साल की एज, जो भी मैक्सिमम हो तब तक आप बने रह सकते हैं। ये हो गया हमारा आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये इलेक्शन कमीशन यानी सेंट्रल कमीशन जो है इलेक्शन का, उसके सुपरविजन में काम करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि राज्य में इंटरनली जो चुनाव होते हैं उनको करवाते हैं। ये आर्टिकल 324 पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो स्टेट और सेंट्रल लेवल पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए और राज्य के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए कोड जो ये आपकी MCC है यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आप आचार संहिता कहते हैं, जैसे ही इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है, जैसे कल शाम को 5 बजे अनाउंस किया गया, तो तब से क्या हो गया, चुनाव आचार संहिता लग गई। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के बाद क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करती या फिर कोई नया एजेंडा नहीं जारी करती हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है क्योंकि आपके इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या संविधान में इसका कोई प्रोविजन है? बिल्कुल नहीं। कोई का एक्ट है? बिल्कुल नहीं। देखिए 1970 में क्या हुआ, केरला में चुनाव होने थे असेंबली इलेक्शन, तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था यानी DM IS, उसने कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया पॉलिटिकल एक्टर्स के लिए कि भाई आपको इतने नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे जब तक चुनाव हो रहा है तब तक। तो 1960 में केरल ने जारी कर दिया। 1962 के लोकसभा इलेक्शन में इसको अडॉप्ट कर लिया किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो राज्यों के चुनाव के लिए अडॉप्ट किया गया और इसको होल हार्टेडली बिल्कुल खुले मन से अडॉप्ट कर लिया गया जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके द्वारा। तो भाई 1962 में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ट्रेलर दिखाया। लेकिन 1991 में TN सेशन थे, TN सेशन भारत के 10वें चुनाव आयुक्त, 10वें थे मेरे ख्याल से, उन्होंने दिखाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। चुनाव हो रहे थे, राजीव गांधी जी की हत्या हो गई बीच में, उन्होंने चुनाव जो है पोस्टपोन कर दिए और सोचिए ये सोच के कि इसको कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, लोग इस एबिलिटी में नहीं कि वो, तो पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इतने ढंग से इंप्लीमेंट किया गया TN सेशन के ज़माने में। और जो लोग बोलते हैं चुनाव जो प्रक्रिया है TN सेशन ही समझिए आज के चुनाव आयोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि चुनाव आयोग इतनी पावर खुद की समझता है। मैं आपको बताता हूँ, एक किस्सा है TN सेशन का। TN सेशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो TN सेशन जब लिखते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे TN सेशन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार नहीं लिखते थे लिफाफे में कभी भी। जब भी कोई वो होता था पत्राचार तो वो भारत सरकार नहीं करते थे, तो इसके पहले वाले जो वो थे ना वो भारत सरकार लिखते थे। तो TN सेशन ने आके ये बताया कि जो चुनाव आयोग है वो भारत सरकार के अंतर्गत काम नहीं करता, वो अलग से एक संवैधानिक संस्था है। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जैसे आपका UPSC है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो अलग से एक संस्था है, वो भारत सरकार के दायरे में नहीं आता है। तो ये पावर बताई इलेक्शन कमीशन की किसने? TN सेशन ने। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1991 से फेमस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जन शताब्दी एक्सप्रेस चली है मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में। जो हमारे अश्वनी लोहानी जी रेलवे मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ G किशन रेड्डी, इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सडनली डेवलपमेंट होने लगा क्योंकि 70 साल का सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चली है, जो कि मणिपुर को त्रिपुरा से जोड़ती है आसाम से होकर। श्री अश्वनी वैष्णव जी ने इसको हरी झंडी दिखाई, लोहानी जी ने, अश्वनी वैष्णव जी जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने हरी झंडी दिखाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 7 वर्षों में अगर बजट एलोकेशन देखा जाए नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए तो लगभग डबल हो गया है, डबल नहीं तो 80% बढ़ गया है, क्योंकि 68,000 करोड़ के आसपास हो गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो बजट था। काफ़ी समय से मणिपुर, त्रिपुरा और असम के लोग इस ट्रेन की जो है
मांग कर रहे थे भैया जनशताब्दी एक्सप्रेस हो। जनशताब्दी एक्सप्रेस आपको पता ही है ना, डे में चलती है, पूरी पूरी सेटिंग होती है, मतलब बैठ के ही जाना होता है। अब इतना बेसिक तो खैर पता ही होगा, एग्जाम में ये तो नहीं पूछेंगे। डोनर मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी, उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों में जो हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम है वो 25% बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए। 80,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो पाइपलाइन में है और अगले 2 वर्षों में प्लान किए जाने हैं। मिनिस्टर ने बताया कि अगरतला अखौरा जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है वो इंडिया के लिए एक बून, क्यों भैया, बूस्ट इसलिए क्रिएट करेगा क्योंकि देखिए अभी हम जब वो देखते हैं चिकन नेक, देखते हैं ना चिकन नेक, तो हमारी ट्रेन वहाँ से घूम के जाती है अगरतला तक। लेकिन अगर अगरतला अखौरा रेल लिंक कंप्लीट हो गया और इधर से कोलकाता से रेल लिंक हमारा कंप्लीट है, तो जो हम बांग्लादेश के बीच की रेलवे लाइन है उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। एक मिनिमल चार्ज इनको अगर दे सकते हैं, जैसे आपका रेड सी के तहत आपका स्वेज नहर है ना उसको देते हैं, वैसे ही मिनिमल चार्ज दे सकते हैं। तो अगरतला अखौरा रेल लिंक बहुत ज़रूरी है। बाकी होलोंगी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश में बना है, पक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम में बन रहा है, तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है। अब क्यों की है वो हम लोग देख लेते हैं। बाकी एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बात की गई है कर्नाटका में, क्योंकि वन ऑफ द 8 आइडेंटिफाइज स्टेट्स में से है जो आपका कर्नाटका है। देखिए 8 राज्यों को पहचाना गया है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, उसमें से एक कर्नाटका है, तो उस पर भी बात की गई है। हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी हैं सुधांशु पांडे, इन्होंने कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी से बात की। पर्पस था कर्नाटका में जो मिलेट्स है उसके अलावा फोर्टिफाइड राइस के डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना। पांडे जी ने कहा कि भैया 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है, और कर्नाटका जो है इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रागी का, ये लार्जेस्ट होगा याद रखिएगा। कर्नाटका इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रागी का, लेकिन मिलेट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान, याद रखिएगा। ये मिलेट्स हैं, इसमें ये सारे अनाज आपके आते हैं मोटे अनाज की कैटेगरी में। इसमें जो आपका रागी है, ये जिसको आप फिंगर मिलेट कहते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका, और ओवरऑल मिला लिया जाए तो इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान, याद रखिएगा। तो शायद इसीलिए पांडे जी गए कि भैया आप तो वैसे भी रागी को प्रोड्यूस करते हैं तो मिलेट पे फोकस करिए। उसके अलावा ये जो मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसके लिए पांडे जी ने कहा कि हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट कहाँ है? हैदराबाद में। उसके साथ कर्नाटक गवर्नमेंट को पार्टनरशिप करनी चाहिए और स्टार्टअप्स का भी योगदान लेने चाहिए मिलेट्स के मार्केट पेनिट्रेशन में, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को अपना जो पैडी प्रोक्योरमेंट है वो बढ़ाना चाहिए, और जो लोकली प्रोड्यूस्ड फोर्टिफाइड राइस है उसका प्रोक्योरमेंट बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जो एस्पायरेशनल या फिर हैवी बर्डन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 100% फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं ना, पीडीएस, उनके द्वारा। ये फोर्टिफाइड क्या होता है? फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी। एडेड मिनरल्स, विटामिन ए ऐड कर देते हैं, फॉलिक एसिड ऐड कर देते हैं, आयरन ऐड कर देते हैं। आयरन क्यों ऐड करते हैं? एनीमिया की कमी से जो हमारा देश जूझ रहा है, एनीमिया की अधिकतर, सॉरी, कमी से नहीं, तो वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हों। तो फोर्टिफाइड राइस जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा भैया इनको सभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2024 तक मिड डे मील के तहत इंक्लूड करना है। इंडिया की जो महिलाएं और बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार रहती हैं। उसके अलावा हर दूसरी महिला और हर तीसरा बच्चा जो है स्टंटेड है। हर दूसरी महिला क्या है? एनेमिक है, यानी एनीमिया से पीड़ित है, और हर तीसरा बच्चा जो है स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब ये होता है एज के सापेक्ष कम हाइट। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? हाइट के सापेक्ष कम वेट, याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो इंडिया 116 देशों में 101वें स्थान पे है। कौन से 101वें स्थान पे? सीरियस हंगर की कैटेगरी में। माल न्यूट्रिशन तो इंडिया का बहुत ज़्यादा खतरनाक ही है। फसाई के नॉर्म्स के हिसाब से, यानी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई के नॉर्म्स के हिसाब से जो 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस है उसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इस मात्रा में होने चाहिए। आप देख सकते हैं अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है ये तो। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर क्या हुआ?
भारतीय समाज जो इंडियन डायस्पोरा है, विदेश में रह रहा है, उसको सम्मानित किया। देखिए एक ही न्यूज़ में हमने 2 आर्टिकल ले लिए हैं। एक तो पहली बात तो वीर बाल दिवस, उसको भी इसी में ले लिया हमने। करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा पढ़ाया गया है वो, मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में करंट अफेयर्स में उसको। दूसरा प्रवासी भारतीय दिवस, दोनों डिस्कस करते हैं। पहले हम वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गुरु गोविंद सिंह साहिब, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनके 355वें 355th प्रकाश पर्व के मौके पर यानी 9 जनवरी को कहा कि अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्यों 26 दिसंबर को? 26 दिसंबर 2022 से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्यों भैया? देखिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। इसमें से जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी थे, इनको मुगल बादशाह औरंगजेब के कहने पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। ये 26 दिसंबर वही डेट है जब फतेह सिंह जी को और जोरावर सिंह जी को जिंदा चुनवा दिया गया था दीवार में। इसीलिए कहा गया है कि 26 दिसंबर को क्या मनाएंगे हम लोग? वीर बाल दिवस। तो वो जो साहिबजादास थे उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएगा। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर सिंह, जिनको औरंगजेब ने फांसी दे दी थी, याद रखिएगा। वो 9वें सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। ठीक, तो बाकी आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजतीर्थ में जा चुका हूँ, बाई मिस्टेक मुझसे छूट गया है पटना साहिब का। सिखों के 5 हॉली प्लेस हैं, जैसे अकाल तख्त अमृतसर में है, तख्त केसरगढ़ साहिब या आनंदपुर साहिब में है, तख्त दमदमा साहिब ये तलवंडी में है। ये 3 तो पंजाब में है, 2 हैं बाहर। एक तो पटना साहिब बिहार में है, जो कि जन्मभूमि है किसकी? गुरु गोविंद सिंह जी की। और 5वां है तख्त हुजूर साहिब, नांदेड़ महाराष्ट्र में है। पटना साहिब छूट गया, बाकी चारों हो गई, अच्छी बात है। अब बात करते हैं एनआरआई डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस। 17th मनाया गया। क्यों? क्योंकि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस पिछले साल था। तो बड़ा कन्फ्यूजन है, 16वां पिछले साल था ये कन्फर्म है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि 2015 से मोदी गवर्नमेंट ने कह दिया कि 2 साल पे मनाएंगे। अब 16वें के बाद मैं अगले साल वाले को 17वां कहूँ, इस बार वाले 17वां को समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछेंगे कि महात्मा गांधी जी किस डेट को साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो 5, 6, 7, 8 दे देंगे आपको, तो आपको पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी याद में? महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को। 2015 में 100 वर्ष पूरे हो गए थे महात्मा गांधी जी के रिटर्न के, तो 2015 से कह दिया था मोदी गवर्नमेंट ने कि भैया हर 2 वर्ष पे अब क्या मनाएंगे? प्रवासी भारतीय दिवस। हालांकि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत अटल जी ने की थी 2003 में, कांग्रेस ने नहीं की थी, याद रखिएगा। लास्ट आर्टिकल हमारा, पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है। फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 10 से 16 जनवरी तक। देखिए जो 2021 है वो स्टार्टअप वर्ल्ड में ईयर ऑफ यूनिकॉर्न कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 40 कंपनी जो है यूनिकॉर्न हुई हैं इस वर्ष यानी 2021 में। फिजिक्स वाला भी यूनिकॉर्न हो गया, पता है आपको? $100 बिलियन, समझ रहे ना आप? $100 बिलियन की कंपनी जब कोई हो जाती है तो उसको कहते हैं यूनिकॉर्न। तो 40 प्लस यूनिकॉर्न ऐड हुई 2021 में, तो ईयर ऑफ यूनिकॉर्न हो गया। इंडिया ग्लोबल इनोवेशन हब बन रहा है। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया के पास है आफ्टर यूएस एंड चाइना। अभी तक DPIIT के तहत 61,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, जिसमें से 55 इंडस्ट्रीज द्वारा 633 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। 45% स्टार्टअप जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, और जिसमें से 45% क्या है? वुमेन एंटरप्राइज द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन 15 अगस्त 2015 को लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा रेड फोर्ट नई दिल्ली से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था कि पूरे देश में 75 स्टार्टअप सपोर्ट हब बनाना, जो कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे। तो 2015 में क्या लॉन्च किया? स्टार्टअप इंडिया कैंपेन। फिर 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च कर दी 16 जनवरी 2016 को। तो कितने साल कंप्लीट होने वाले हैं? 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं, याद रखिएगा।
ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई ताकि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके देश में, ठीक है। और इस स्कीम को इनॉग्रेट किया था फॉर्मर फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर क्या किया, एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च कर दी कोविड क्राइसिस के दौरान। ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 945 करोड़ की स्कीम है, याद रखिएगा 945 करोड़ की स्कीम है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसमें वो स्टार्टअप जो रिकॉग्नाइज्ड हैं DPIIT द्वारा और 2 साल से ज़्यादा उनको पीरियड नहीं हुआ है इनकॉर्पोरेट हुए यानी रजिस्टर हुए, तो उनको लोन दिया जाएगा, सीड फंडिंग दी जाएगी। सीड फंडिंग क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे जो स्टार्टअप्स को मिलता है, तो 10 लाख तक का मॉनेटरी सपोर्ट किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। अगर तहत नहीं लिया होगा पहले, तो अगर ले लिया होगा तो वो भी नहीं किया जाएगा। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 945 करोड़ की स्कीम है और सीड फंडिंग की जाएगी। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।